ओके, सो लाइट में हम लोग को सिलेबस में जनरली स्टडी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मेनली हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट when it passes from one medium to another, when it passes from one transparent medium to other transparent medium to other, ये हमारा रिफ्रैक्शन होता है। जैसे क्या बोल सकते हैं, एग्जांपल के साथ देखा जाए तो अगर मान लो ये हमारा एक ग्लास ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा ग्लास ब्लॉक है और ये हमारा एक लाइट रे आ रहा है यहाँ से, ठीक है। इस पॉइंट पर ये हमारा नॉर्मल बनेगा, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, ठीक है। तो अगर हमारा एयर नहीं होता तब तो लाइट रे कुछ इस तरीके से पास होता है, डॉटेड लाइंस। बट सिंस ये ग्लास ब्लॉक आ गया है तो ग्लास ब्लॉक के आने की वजह से इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्शन, कि जो हमारे डायरेक्शन चेंज हुआ है, दिस इज सेड टू बी रिफ्रैक्शन। अगर इसमें बोला जाए तो कुछ टर्म्स आता है, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेयर दिस इज द नॉर्मल, एंड ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। Angle between incident ray and normal is called angle of incidence. Angle between incident refracted ray and normal is called angle of refraction. ठीक है। सो अगर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, पहले देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या हो सकता है। पहला लॉ सिंपल है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंड रिफ्रैक्टेड रे, ओके, all lie in the same plane, all lie in the same plane at the point of incidence, okay, at the point of incidence। जहां पर मिला है वहां पर वो लोग सबको सेम प्लेन पर लाई कर रहा है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर मिला। एंड सेकंड लॉ क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ गिवन, दिस इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडिया, ठीक है। ये समझ में आया? ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं लॉ से पढ़ लिए, अब एक चीज देख सकते हैं, कॉज। लॉज के बाद क्या आएगा कि क्यू होता है, ये तो था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब नेक्स्ट आ जाता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। कॉज, व्हाई डज रिफ्रैक्शन ऑकर, व्हाई डज रिफ्रैक्शन ऑकर, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्यों ऑकर होता है? तो ये देखो, एयर में कुछ स्पीड ऑफ लाइट है और मीडियम में कुछ स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। मेरा आवाज ठीक आ रहा है क्या सबको, कि कट कट के आ रहा है? हाँ भैया। क्लियर है? अभी ज्वाइन करा था।
बाकी लोगों की क्लियर है आवाज? सबके लिए आवाज क्लियर है? और चलो ठीक है। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट is different in different medium. The speed of light is different in different medium. ये हमारा मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? कि जैसे ही हमारा मीडियम चेंज होता है, वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होता है। ओके, जैसे ही हमारा मीडियम चेंज होगा, वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट भी हमारा चेंज होगा। सब देखो, अभी हम लोग पढ़े थे कि डायरेक्शन चेंज होता है। अब डायरेक्शन क्या है? दो तरीका से चेंज हो सकता है, या तो नॉर्मल की तरफ आ सकता है, या तो नॉर्मल से दूर जा सकता है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हम्म, मान लो ये और ये, ठीक है ये। तो पहला लॉ क्या है? पहले अगर क्या लेते हैं, लाइट रे आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। ये मान लो एयर है, ये मान लो ग्लास है, ये मान लो कोई एक मीडियम, ये भी एयर है, और ये मान लो ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड इज 4 × 10⁻⁸। जस्ट एक सेकेंड, लिख नहीं रहा, जस्ट एक सेकेंड। ओके, ये वाला ब्लॉक पूरा आ गया। ओके, ये एयर है, और ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें स्पीड इज मान लो 4 × 10⁻⁸। कुछ भी अज्यूम करते हैं, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, जस्ट हम लोग एक बार अज्यूम करते हैं। सो एयर में स्पीड हमारा होता है 3 × 10⁸, इसमें ले लियो 2 × 10⁻⁸, ठीक है। सो रूल इज अगर हमारा स्पीड ऑफ लाइट, अगर हमारा स्पीड ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उस पर देखेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होता है, तो इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल के तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अगर स्पीड इज कम, अगर हमारा स्पीड ज्यादा है, तो इट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में हमारा अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। समझ में आया? एक में आएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो रहा है, और एक में जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बढ़ रहा है। ओके, ये चीज क्लियर है दोनों? और अगर हम ऐसा मीडियम लेते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सेम रह गया, ये मान लो इसमें भी 3 × 10⁸ है, इसमें भी 3 × 10⁸ है। अगर लाइट रे ऐसे आया है, ये हमारा नॉर्मल है, तो वो बिना कोई डिविएशन के वैसे ही पास कर जाएगा। इस केस में नो डिविएशन, इस केस में नो डिविएशन। समझ में आया तीनों केसेस? कब डिविएशन होगा, कब नहीं होगा, ठीक है। चल,
कब डिविएशन होगा कब डिविएशन नहीं होगा इसलिए। एक और केस आता है, ये तो था नो चेंज इन डायरेक्शन का पहला केस, नो चेंज इन डायरेक्शन का पहला केस। ओके, दूसरा केस क्या है, ये उसका पहला केस है। दूसरा केस क्या होता है, when light is incident normally on a surface, when light is incident normally on a surface, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो जाए तब लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस, यहाँ पे भी देर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन, यहाँ पर भी देर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। तो बता सकते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 इन दिस डिग्री केस, कितना, 0 डिग्री। करेक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। ओके, इस केस का एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू कुछ टर्म्स अब जो हम लोग जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हम लोग देखें, अभी हम लोग पढ़े थे साइन आई बाई साइन आर, दिस इज एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू वन टू, वन म्यू टू, दिस मीन्स refractive index of second medium with respect to first medium, refractive index of second medium with respect to first medium, okay? This is the refractive index of second medium with respect to first medium, clear है, this is one mu two, okay? एक और नाम आता है that is absolute refractive index, absolute refractive index में हम लोग सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पर देखेंगे, that is speed of light in vacuum divided upon speed of light in the medium, ठीक है। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इससे हम लोग सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स पे बेसिस करेंगे, समझ में आया? सो एक कॉमन क्वेश्चन, इफ आई से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई लिख रहे हैं हम इसको ऑफ अ मीडियम इज 2.5, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कुछ भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 2.5 times the speed of light in vacuum. Is 2.5 times the speed of light in vacuum. Okay? समझ में आया? क्योंकि हमारा ये रेशियो हमेशा 2.5 है, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 2.5 गुना है टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। समझ में आया सबको ये वाला सेंटेंस का मतलब, 2.5 टाइम्स मोर नहीं, 2.5 टाइम्स लिखते हैं, रेशियो है ना। भैया वैक्यूम की जगह मीडियम नहीं होगा? हाँ ये वाला मीडियम है, सॉरी, दिस विल बी मीडियम, है ये पार्ट क्लियर है? Okay. Okay. तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा चेंजेस इन स्लाइड का प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आता है।
effect on speed, frequency and wavelength of light. ठीक है? चलो ये तीनों पे क्या क्या इफेक्ट आता है, सबसे इजी हम लोग पहले देखेंगे फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इसका क्या आएगा, नेवर चेंजेस। फ्रीक्वेंसी इसका आएगा हमारा नेवर चेंजेस। ओके, बिकॉज इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सोर्स, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सोर्स ऑफ लाइट। तो सिंस सोर्स तो हमारा चेंज हो नहीं रहा, तो फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज। अब मान लो हम लोग अज्यूम करेंगे इट गोज फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यहाँ पे रेयर और डेंसर इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली डेंसर हम लोग मानते हैं। इट मीन्स इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली डेंसर, ना कि वो डेंसिटी, बट वी ऑलवेज टॉक अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी। लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। सो कंडीशन इसमें क्या आएगा, अगर डेंसर मीडियम में जा रहा है स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज। ओके, कितना डिक्रीज करेगा, मान लो c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, c इज स्पीड इन एयर, v इज द स्पीड इन मीडियम। ओके, सो मीडियम क्या होता है, म्यू इज c बाई v। सो v क्या हो जाएगा, c बाई म्यू। सो सिंस म्यू इज ग्रेटर देन वन, अगर म्यू बढ़ेगा तो v हमारा घटेगा। ओके, सो स्पीड विल डिक्रीज। एंड थर्ड, देखो एयर में हम लोग एक फॉर्मूला कभी ना कभी पढ़े, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब देखो दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये चेंज होता नहीं है। अगर हमारा v गिरा है मतलब लैम्डा भी गिरा होगा, अगर v हमारा गिरा है तो लैम्डा भी गिरा होगा। v हमारा कितना से डिवाइड हुआ है, म्यू से। सो वेवलेंथ भी हमारा म्यू से डिवाइड होगा, तभी हमारा इक्वेशन हमेशा ट्रू होल्ड करेगा, तभी हमारा इक्वेशन हमेशा ट्रू होल्ड करेगा। या इसको ऐसे भी दे सकते हैं, c इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा and v is equals to f lambda dash. This is for air and this is for medium. f दोनों में सेम रहेगा, can we say c by lambda equals to v by lambda dash, where lambda dash is the new wavelength. ठीक है, so now हम लोग क्या लिख सकते हैं, lambda dash equals to v into lambda, v by c into lambda, कुछ ऐसे कर सकते हैं, v by c into lambda. And what is v by c, 1 by mu. This is lambda by mu, lambda dash. This is how the wavelength decreases. वेवलेंथ कुछ इस तरीके से डिक्रीज करेगा, क्लियर है सबको। प्रूविंग चांसेस कम है, स्टिल एक जान के रखना चाहिए, बड़ा बात है, छोटा सा चीज है। ओके, ओके, नेक्स्ट एक चीज पढ़ते हैं, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट विल कम टू टर्म ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, मान लिया रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है, पहले यहाँ पे लाइट रे आएगा, ये हमारा नॉर्मल है, ये हम लोग का सिंस एक डेंसर से रेयर में जा रहा है तो इट विल, सॉरी रेयर से डेंसर में जा रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर अब क्या होगा, इसके बाद जब वापस रिफ्रैक्शन होगा,
तो ये निकलेगा। यहाँ पे सिंस अगेन ये हमारा डेंसर टू रेयर था, इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। ये रेयर टू डेंसर था, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया। दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, दिस इज अगेन बैक टू एयर। अगर हमारा ग्लास ब्लॉक नहीं होता, मान लो अगर हमारा ग्लास ब्लॉक नहीं होता, तो क्या होता? ये लाइट रे कुछ इस तरीके से पास हो रहा होता। ठीक है। सो दिस इज सेट टू बी, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, this is our refracted ray, and this is our emergent ray। ठीक है। यहाँ पर ये एंगल एंड ये एंगल हमेशा इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो वी कैन से दैट इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, incident ray and emergent ray are always parallel to each other। Incident ray and emergent ray are always parallel to each other for a glass block। Incident ray and emergent ray are always parallel to each other for a glass block। क्या? अब ग्लास ब्लॉक और चलो एक बार यही तो करते हैं। सो उस समय मान लो ये, अब देखो डायग्राम में थोड़ा सा पैरेलल नहीं लग रहा, बट मान लो ये पैरेलल है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट वैल्यू। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट वैल्यू। एक सेकेंड। भैया आप पहले का समझाइए ना फिर से, मैं नेटवर्क इश्यू हो रहा था। रुक जाओ। स्क्रीन गायब हो गया, स्क्रीन तो आ रहा है। देखो एक सेकंड, स्क्रीन आ रहा है ना सबका? ओके। तो चलो, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे यहाँ पे हमेशा पैरेलल रहेगा। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दिस विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट वैल्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द फिक्स्ड डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन, या बेटर रहेगा अगर हम लोग बोलते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन emergent ray, perpendicular distance between the emergent ray and the path of incident ray, and the path of incident ray। समझ में आया क्या होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट? इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज सेड टू बी लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी सब क्या आ रहा है? स्क्रीन एंड नेट वॉइस वगैरह क्लियर है?
ओके चलो देखते हैं। ठीक है, सो दिस वाज लाइक द फर्स्ट एक्सरसाइज जस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग का प्रिज्म। अब हम लोग अभी हम लोग प्रिज्म से स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद द प्रिज्म, बेसिक थिंग प्रिज्म का। जैसे मान लो ये हमारा प्रिज्म का है। जिसका अगर कोई टॉपिक छूट गया है रिकॉर्डिंग भेज देंगे, प्लीज उससे एक बार देख लेना। जिसका अगर कोई टॉपिक छूट गया है उसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे, प्लीज एक बार देख लेना। प्रिज्म में एक्चुअली क्या होता है देखना, इस तरीके का रहेगा। कुछ इस तरीके का रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर ग्लास ब्लॉक हमारा रहता है। कुछ इस तरीके का ट्रायंगुलर ग्लास ब्लॉक होता है। ठीक है? कुछ इस तरीके का रहता है, जहां पर इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है। इसमें टोटल कितना सरफेस रहता है? देर आर थ्री रेक्टेंगुलर सर्फेसेस, थ्री रेक्टेंगुलर सर्फेसेस एंड टू ट्रायंगुलर सर्फेसेस। इस साइड वाला और इस साइड वाला जो रेक्टेंगुलर सर्फेसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर इस साइड इन दोनों साइड्स वाले को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। ये दोनों हमारा रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस होता है। ठीक है, ओके। तो चलो, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा सिर्फ एक सामने वाला ट्रायंगल बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा सिर्फ सामने वाला ट्रायंगल बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पर इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, दिस इज सेड टू बी, दिस एंगल इज सेड टू बी एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज सेड टू बी एंगल ऑफ प्रिज्म। ए, मान लो हमारा एक लाइट रे इधर से इधर ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो अब ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल बनेगा। दिस इज द नॉर्मल। तो अब क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये हमारा एयर से ग्लास में जा रहा है। दिस इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, गोइंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल मान लो कुछ इस तरीके से बेंड होगा। ओके, फिर यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल बनेगा। अब ये क्या जा रहा है, ग्लास टू एयर, दिस इज अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट होगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट होगा। ओके, सो जनरली ये पाथ रहता है। अब मान लो हम लोग का कुछ नहीं होता। जस्ट एक सेकंड, थोड़ा बड़ा फिगर बना लेता हूँ। वी से दिस एंगल एज I1। यहाँ पे इमर्जेंट एंगल को हम लोग बोलते हैं I2। ओके, यहाँ तक ठीक है। दिस इज सेट टू बी Δ1। ये एंगल हमारा Δ1 होगा, ये एंगल हमारा R1 होगा। ये एंगल हमारा R2 लेते हैं एंड दिस सेट टू बी Δ2। तो ये हमारा बन जाएगा डेल्टा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर, एंड दिस इज ए।
तो अगर हमें बस एक रिलेशन यहाँ से जान के रखना है, इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है रिलेशन? I1 प्लस I2, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए। I1 प्लस I2, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए। ओके, I1 प्लस I2 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए। हमें इतना इसका डेरिवेशन जानना नहीं है, बस ये जान के रखो। Delta is the angle of deviation. Delta 1 is the angle of deviation at the first surface. Delta 2 is the angle of deviation at the second surface. ठीक है। सो चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है हमारा मिनिमम डेविएशन का केस। यहाँ पे हमारा आता है मिनिमम डेविएशन का केस। शायद जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें भी क्वेश्चन दिए थे। क्या होता है देखो, मिनिमम डेविएशन कब होता है? मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है I1 मस्ट बी इक्वल्स टू I2। मिनिमम डेविएशन का हमारा कंडीशन समझो, I1 मस्ट बी इक्वल्स टू I2, ये हमारा कंडीशन होता है। दूसरा क्या होता है, अगर हमारा एक मिनिमम डेविएशन हो रहा है, देन द रे इज parallel to the base of the prism, parallel to the base of the prism inside the prism, okay, parallel to the base of the prism inside the prism, okay, ये हमारा होता है। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या रहेगा देखो, मान लो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I, तो कैन यू राइट I1, या कैन यू राइट, या आप ऐसे लिख सकते हो इसको, I प्लस I इक्वल्स टू मिनिमम डेविएशन प्लस ए। सो डेल्टा मिनिमम क्या आ जाएगा हमारा, 2I माइनस ए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है, मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म, दिस इज 2I माइनस ए। एक लौता फॉर्मूला है जो हम लोग को इस एक्सरसाइज से जान के रखना है, समझ आ सकता है इससे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा मिनिमम? ठीक है, ये हमारा जस्ट कंडीशन है मिनिमम डेविएशन का, वी हैव टू जस्ट लर्न देम। कि कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, तब हमारा डेविएशन हैज बीन मिनिमम, मतलब I1 हैज बीन इक्वल टू I2। और जब ये होता है, तो द रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, द रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म इनसाइड द प्रिज्म, ये मतलब ये रे विल बी पैरेलल टू दिस। दिस इज फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। सो मिनिमम डेविएशन का हम लोग को चार्ट भी पढ़े हैं। ठीक है, क्या है चार्ट? डेल्टा मिनिमम इज, हम लोग का पहले बढ़ता है फिर घटता है, सॉरी पहले घटता है फिर बढ़ता है, कुछ इस तरीके से एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट होता है हमारा डेल्टा मिनिमम, करेक्ट, यू जैसा। एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या है फैक्टर? जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ता है, डेल्टा पहले घटेगा एंड देन बढ़ेगा। समझ में आया ये चीज? यहाँ तक कोई डाउट्स किसी को? चलो, नेक्स्ट वी कम टू टॉपिक ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ये जो ग्राफ शेप है, जान के रखना है कि डेल्टा मिनिमम और एंगल ऑफ इंसिडेंस का कैसा ग्राफ होता है। पहले हमारा वैल्यू घटता है फिर ऊपर जाके बढ़ता है। नेक्स्ट वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज एन
ग्लास, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है रखा, ठीक है। यहाँ से हमारा लाइट रे पास होगा, लाइट रे आया, यहाँ हमारा आंख है, ठीक है? यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से लाइट रे आएगा। अब ये क्या है, देखो ये नॉर्मल है। दिस इज गोइंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हम लोग को यहाँ दिख रहा है। अब अगर हम लोग इसको बैक ट्रैक करें, अगर हम लोग इसको पीछे देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन देखें, तो मतलब हम लोग क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट एक्चुअली में इधर है। हमें क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में जो पर्पल वाला गोला बना रहे हैं ये है, ठीक है। बट एक्चुअली ये था हमारा डेप्थ, ये हमारा रियल डेप्थ है, और एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्ट किधर आया, इधर, और ये हमारा एपरेंट डेप्थ हुआ। तो हमें क्या लगता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट appears to be raised, object appears to be raised, ओके। सो ये रियल डेप्थ है और ये हमारा अपरेंट डेप्थ है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इससे हम लोग बोलते हैं शिफ्ट, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट, ओके। सो जस्ट एक फॉर्मूला है हमें याद रखना है, म्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, म्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, एंड shift is equals to real depth minus apparent depth. Shift is equals to real depth minus apparent depth. Clear है? Mu is equals to real depth by apparent depth, and shift is always equals to real depth minus apparent depth. Okay? किसी को कोई डाउट्स यहाँ तक? इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहां से क्वेश्चंस आना गारंटेड है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चंस आना एकदम गारंटेड है। मान लो एक लाइट रे, ठीक है, ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ओके। ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम। सो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये लाइट रे यहाँ पे गया, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। ये हमारा आई है, ये हमारा आर है, ठीक है। ये हमारा आई है, ये हमारा आर है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कुछ इतना हो जाएगा कि ये 90 डिग्री हो जाए, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगा, है ना। एक ऐसा पॉइंट आ सकता है कि जब ये हमारा जो ग्रेजिंग इंसिडेंस वाला केस आ जाएगा,
ये हमारा ग्रेजिंग इंसिडेंस वाला केस आ जाएगा। ओके, ठीक है। इस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ओके, क्या होता है, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, तब हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस के अलोंग जाता है। वो हमेशा सरफेस के अलोंग जाता है। अब मान लो, अगर हमारा एक ऐसा केस आ जाएगा, अगर हमारा एक ऐसा केस आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नाउ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नाउ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तब वो क्या होगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तब वो लाइट रे वापस उसी मीडियम में आ जाएगा। इस केस को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब हमारा, अच्छा, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तब उस समय हमारे लाइट रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इन द डेंसर मीडियम। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो यहाँ पे दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, दो चीज का डेफिनेशन जानना है। सबसे पहले हमारा क्रिटिकल एंगल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. Okay, ये आया। नेक्स्ट, total internal reflection. Next we come to total internal reflection. Okay, next point क्या है total internal reflection? कंडीशंस क्या क्या एक तरह से देख सकते हैं। रे ट्रैवलिंग फ्रॉम denser to rarer medium. Ray is traveling from denser to rarer medium. Angle of incidence greater than the critical angle. Angle of incidence is greater than the critical angle. Third point, ray is totally reflected back. Ray is totally reflected back in the denser medium. Okay. इन तीन कंडीशन जब ये तीनों कंडीशन जब फॉलो होता है तब हम लोग का जो होता है दैट इज सेड टू बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, समझ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सबको क्या होता है, ये तीनों चीज, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? जिसको जिसको लिखना है लिख लो। ये दोनों में से एक क्वेश्चन जनरली हमेशा आता है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन जनरली आता है कि क्रिटिकल एंगल बताओ या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताओ। चलो, यहाँ से अगर हम लोग इसका
कुछ फॉर्मूलाज अगर डिराइव करने से। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, अगर हम लोग ये वाला केस लेंगे हमेशा, हम लोग ये वाला केस लेते हैं सेकंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या है, आई सी। तो कैन वी से साइन ऑफ आई सी, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल बाई साइन ऑफ आर, दिस इज refractive index of air with respect to glass. This is refractive index of air with respect to glass. And R यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। तो कैन वी से साइन ऑफ आई सी इज refractive index of air with respect to glass. अच्छा एक और फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं, व्हाट इज ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू, किसी को याद है इसका आंसर? ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए क्या होता है? 1 a mu g into g mu a, refractive index of glass with respect to air and refractive index of air with respect to glass, इन दोनों का प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। तो हम लोग को हमेशा मतलब तो रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो कैन वी से 1 by sin c is equals to refractive index of glass with respect to air, and what is 1 by sin, this is cosec। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्रिटिकल एंगल पता है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज cosec c, वी कैन डायरेक्टली यूज cosec c, ठीक है। समझ में आई ये वाला सबको? जैसे एग्जांपल अगर ले लो, अगर किसी का क्रिटिकल एंगल, इफ क्रिटिकल एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री, अज्यूम करते हैं, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज cosec 30, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 30? चलो भिगो तो थोड़ा पड़ा होगा, cosec 30 का वैल्यू करेक्ट 2, cosec 30 इज 2। कैसे आया, sin 30 का वैल्यू होता है हाफ, और cosec 30 इज 2, सिंपल, क्लियर है। sin 30 का वैल्यू हाफ, cosec 30 इज 2, ओके। अच्छा, सबको एक बहुत कॉमन क्वेश्चन दिखा है, कंप्लीट द रे डायग्राम, ऐसा कुछ देखते हो, चल कंप्लीट द डायग्राम वाला कुछ। अह, जो देखते कैसा रहेगा। कुछ इस तरीके का एक डायग्राम, डायग्राम बहुत कॉमन है ना, ठीक है? ये ऐसे देगा, ऐसे बोलेगा ये रे ऐसे जा रहा है, इसके लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दे दिया 42 डिग्री, और ये बोल देगा 42 डिग्री है, कंप्लीट द डायग्राम, यही चीज है, कंप्लीट द डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, जो करना करते हैं, तो इसको हम लोग को कंप्लीट द डायग्राम टिल इट द रे गोज आउट ऑफ द ग्लास ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो सी का वैल्यू क्या है, 42। अब ये हमारा नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होगा, 48 डिग्री, एंड 48 इज ग्रेटर देन 42, 48 इज ग्रेटर देन 42। सो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट रे कुछ इस तरीका से जाएगा, लाइट रे कुछ इस तरीका से जाएगा, और अगर इस तरीका से जा रहा है मतलब दिस एंगल इज ऑल्सो 48 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 48 डिग्री। अगर ये एंगल हमारा 48 है, तो ये एंगल हमारा 42 बनेगा, क्योंकि ये तो 90 है, ये एंगल हमारा 42 बनेगा, लाइट रे ऐसे गया, फिर इधर जाएगा,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जा रहा है, यहाँ पे हमारा लाइट वेट क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जा रहा है, तो वो फिर सरफेस के अलोंग मूव करेगा और ग्लास के बाहर निकलेगा। तो जिस तरीके से वो फिर सरफेस के अलोंग मूव करके ग्लास के बाहर निकलेगा। समझ में आया सबको कैसे हो रहा है ये चीज क्लियर है सबको? जब भी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो ग्लास के बाहर निकलेगा। और व्हाट इज क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर वो हमारा 42 है तो सरफेस के अलोंग, अगर वो 42 से कम है तो वो बाहर चला जाएगा, अगर वो 42 से ज्यादा है तो वो रिफ्लेक्शन होगा, जो इस तरीके से रिफ्लेक्शन हुआ है। ये तीनों केसेस क्लियर है सबको? ये तीनों केसेस क्लियर है सबको? और कैसे कैसे आ सकते हैं, प्रिज्म का यूज कैसे कर सकते हैं? और कैसे कैसे हम लोग प्रिज्म का यूज कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो डिविएट द लाइट रे। मान लो ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। अब बोलेगा डिविएट लाइट रे बाय 90 डिग्री, डिविएट रे बाय 90 डिग्री। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लो ये रे पास किए, ठीक है। यहाँ पर ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो इट विल पास अनडिविएटेड, कुछ इस तरीके से चला जाएगा। ये 45 है और ये भी 45 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये नॉर्मल बनेगा। सो व्हाट इज दिस एंगल इज 45। सी का वैल्यू होता है 42 फॉर ग्लास जनरली, सी इज 42 फॉर अ ग्लास जनरली, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर सिंस 42 से ज्यादा है तो वो रिफ्लेक्शन होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी 45 बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर अगेन नॉर्मल इंसिडेंस, तो इट विल अगेन रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्रैक्ट कुछ इस तरीके से। सो अल्टीमेटली जो लाइट रे ऐसे जा रहा था वो इधर शिफ्ट हो गया, तो डिविएशन कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। लाइट रे अल्टीमेटली इधर शिफ्ट हो, डेविएशन इज 90 डिग्री। क्लियर है? डेविएशन 90 डिग्री का एग्जांपल सबको क्लियर है? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, तो डिविएट लाइट रे बाई 180 डिग्री। अगर हमें उसको 180 से डिविएट करवाना है तब क्या करेंगे? ओके, तो मान लो ये एंगल हमारा 90 रहेगा, दिस इज 45 एंड दिस इज 45। मान लो ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ये पी और ये क्यू, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट है। ये वाला लाइट रे यहाँ जाएगा, इधर हम लोग इसको हाइपोटेन्यूज से पास करवा रहे हैं। ये अगेन नॉर्मल इंसिडेंस है तो कुछ नहीं होना है। यहाँ पे एंगल इज अगेन 45 डिग्री, तो यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्शन होगा सिंस 42 से ज्यादा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, दिस इज 45 डिग्री। अगेन यहाँ पर भी हमारा ये कितना एंगल आएगा, 45। अगेन ये नीचे आएगा तो इस तरीके से। ओके, तो ये इसका पाथ हुआ। अब नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद, फिर अगेन ये अगर हम लोग दो तो ले लेते हैं, दो रे ले रहे हैं ताकि हम लोग को जल्दी इजीली समझ में आएगा। ये रे भी सेम पाथ फॉलो करेगा,
जिस तरीके का आप देखो सिंपल सा कैसे समझ में आया। पी क्यू था, अभी एक क्यू डैश और पी डैश हो गया। पी वॉज ऑन द लेफ्ट, क्यू वॉज ऑन द राइट। उल्टा हो गया यहाँ पे आने के बाद। मतलब सर ऐसा था तो सर ऐसे हो गया। तो ये क्या हुआ, डिविएशन बाई 180। दिस इज डिविएशन बाई 180 डिग्री। समझ में आया सबको? यूजेस ऑफ प्रिज्म क्या क्या है, यूजेस ऑफ प्रिज्म क्या क्या है, सबको क्लियर है? ओके, सो हमारा ये चैप्टर में तो इतना ही है। अभी लेंस वाला भी कर लेंगे, जस्ट 15-20 मिनट लगेगा, नॉट मच। तो हमारा लाइट डन हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है बस। अच्छा, इस चैप्टर में जो फैक्टर्स एंड ऑल है वो हम लोग रिवाइज किए नहीं है, वो प्लीज जरा बुक से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या उसमें फैक्टर्स है और वो कैसे डिपेंडेंट है। क्वेश्चंस थोड़ा रेयर है बट स्टिल आ सकते हैं। चलो, ठीक है। कमिंग टू लेंसेज, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज हम लोग पढ़े हैं। हम लोग देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। टाइप्स ऑफ लेंसेज आर convex lens and a concave lens। कन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ओके, ठीक है। सो क्या आ सकता है, कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का दिखता है, हम लोग पढ़े हैं, बीच में मोटा ऊपर नीचे पतला। और कनकेव लेंस कुछ इस तरीके का, ठीक है। कनकेव लेंस कुछ इस तरीके का कि ऊपर पतला, सॉरी ऊपर नीचे मोटा, बीच में पतला। ये हो गया हमारा कनकेव लेंस, ठीक है। सो कुछ टर्म्स जनरली हम लोग सब जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ये सब क्या होता है देखते हैं। ये रहा, ठीक है। मान लो कनकेव लेंस है, तो F2F, मान लो ये F1 ले लेते हैं, ये 2F1, ये हमारा F2 और ये 2F2। हमेशा यहाँ पे दो फोकस रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, इफ आई से फोकल लेंथ, इफ आई से फोकल लेंथ बाय डिफॉल्ट कौन सा फोकल लेंथ है, फर्स्ट की सेकंड? बाय डिफॉल्ट कौन सा फोकल लेंथ लेते हैं? सेकंड फोकल लेंथ, करेक्ट। ओके, इट इज ऑलवेज द सेकंड फोकल लेंथ, ठीक है। बट हम लोग के लिए F1 और F2 का वैल्यू सेम रहेगा, जस्ट हमारा साइन में फर्क आएगा। ओके, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये पॉइंट होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। और क्या है इसमें, कुछ नहीं होगा। इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं।
इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो हमारा रूल्स क्या क्या रे डायग्राम्स का? रे डायग्राम्स बनाने के लिए रूल्स क्या क्या सिंपल है। एनी रे पासिंग टू बी फोकस। अच्छा, एक चीज और, एक लेंस में कितना बार रिफ्रैक्शन होगा, तो बता सकते हैं एक लेंस में एक्चुअल में कितना बार रिफ्रैक्शन होगा? अगर एक लाइट रे लेंस के थ्रू पास होता है कितना बार रिफ्रैक्शन होता है? 2 बार। बट सिंस हम लोग एक रे डायग्राम थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए बनाएंगे, वी विल ऑलवेज शो रिफ्रैक्शन वंस ओनली। अल्टीमेटली कहाँ पे जा रहा है? ठीक है। रिफ्रैक्शन में, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है 2 बार, दोनों एक एक सरफेस पर, और हम लोग इसीलिए उसको बीच में दिखा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं हमेशा रे डायग्राम्स के लिए उसको बीच में यहाँ से दिखाते हैं। ठीक है। Any ray parallel to the principal axis. Any ray parallel to the principal axis. After reflection will pass through the focus. Okay. After reflection will pass through the focus. Any ray parallel to the focus. After reflection will pass through the parallel to the principal axis. Okay. कुछ ऐसा ना। और लास्ट रे क्या है हमारा, अगर कुछ भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वो जैसे जा रहा था वो वैसे ही चला जाएगा। यही 3 रूल्स है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास किया है तो पैरेलल चला जाएगा, एंड तीसरा वाला ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा। ओके। ठीक है। अच्छा, एवरीवन नोज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अ रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है? एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है रेस का। रियल इमेज इज actual intersection of rays and can be obtained on a screen, can be obtained on a screen। ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होता है? दे appear to meet, appear to meet, this they will appear to meet and cannot be obtained on a screen, and cannot be obtained on a screen। ठीक है। which is clear? So a convex lens generally forms a real image, convex lens generally forms a real image, and a concave lens generally forms a virtual image। A convex lens generally forms a real image, and a concave lens generally forms a convex. Sorry, a convex lens will form a real image. Concave lens will form a virtual image। ठीक है। ये सबको याद है? ये सबको याद है? अच्छा, रे डायग्राम्स में कोई प्रॉब्लम है किसी को कि रे डायग्राम्स हो जाएगा? अगर रे डायग्राम्स हो जाएगा थोड़ा लेंस फॉर्मूला देख लेते हैं। रे डायग्राम्स में किसी को प्रॉब्लम है? ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आ जाते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला पर। So what is the lens formula used? Lens formula is 1 by V minus 1 by U equals to 1 by F, where U is the object distance, V is the image distance, and F is the focal length। F is the focal length। यहाँ पे U V F विथ साइन बैठाना है। विथ साइन, विथ साइन का मतलब क्या? U is
ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। एफ अगर हमारा कन्वेक्स के लिए है या कनकेव के लिए है। फॉर अ कन्वेक्स लेंस दिस इज, फॉर अ कन्वेक्स लेंस दिस इज पॉजिटिव, and for a concave lens this is negative. For a convex lens the focal length is positive and for a concave lens this is negative. और ये हमारा हमेशा आंसर सही विद साइन ही आएगा। अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो वी से दैट इट इज बिहाइंड, अगर नेगेटिव आता है तो वी से दैट इज इन फ्रंट। ओके, पॉजिटिव आता है तो इट इज बिहाइंड, नेगेटिव आता है तो इन फ्रंट। ठीक है, एक और टर्म निकालते हैं दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज v by u, it is v by u, again it is with sin। मैग्निफिकेशन से प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अगर मॉड m इज ग्रेटर देन वन, मॉड m इज लेस देन वन, या मॉड m इक्वल टू वन। अगर ग्रेटर देन वन है तो इट इज enlarged image, enlarged। मॉड m इज लेस देन वन तो इट इज diminished, and mod m equal to वन तो इट इज the same size, it is of the same size। और क्या है? m is positive and m is negative। अगर वो पॉजिटिव है तो इट इज अ वर्चुअल इमेज, और अगर वो नेगेटिव है इट इज अ रियल इमेज। रियल इमेज विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड, virtual image will always be erect। Real image is always inverted, virtual image is always erect। ओके, तो दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्या आता है? पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट वी कम टू लास्ट टॉपिक है ये, पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? इट इज वन बाई एफ, पी इज इक्वल्स टू वन बाई एफ, वेर एफ इज इन मीटर, या 100/f if it is in centimeters, if it is in centimeters, or 100/f। The SI unit of power, SI unit is diopter, SI unit is diopter। ओके, SI unit हम लोग डायोप्टर लेते हैं। सो ऐसे बोल सकते हैं, फॉर अ कन्वेक्स लेंस, फॉर अ कन्वेक्स लेंस पावर इज पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव रहता है तो हम लोग उसको साइन के साथ ही बताएंगे। एंड फॉर अ कनकेव लेंस पावर इज नेगेटिव, और a concave lens power is negative। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? चलो एक दो सम्स अगर हम लोग देख लिया जाए, कर लेते एक आधा सम्स। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.12 मीटर? तो एफ का वैल्यू क्या है? प्लस 0.12 मीटर्स। इसको ले लेंगे हम लोग 12 सेंटीमीटर। ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ साइज थ्री टाइम्स। रियल इमेज ऑफ साइज थ्री टाइम्स मतलब एम का वैल्यू क्या रहेगा? +3 के -3। रियल इमेज ऑफ साइज थ्री टाइम्स, तो एम का वैल्यू क्या है? +3 की -3। इट इज -3। ठीक है,
क्योंकि रियल बोला है और साइज 3 टाइम्स, रियल साइज 3 टाइम्स एम का वैल्यू -3, सो -3 इज इक्वल्स टू v by u. Can you write v is equals to -3u? V is equals to -3u. So 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. So -1/3u minus 1 by u equals to 1 by, इसे हम लेंगे तो दिस विल 3u minus 1 minus 3 is 1 by 12. So 3u is minus 48. This gives u as minus 16 centimeter. U as minus 16 centimeter. So it can be say 0.16 meter in front of the lens. So this is 16 centimeter in front of the lens. Okay, clear? This is 16 centimeter in front of the lens. Clear to all? -3 क्यों हुआ? क्या बोला है? It is a real image of size 3 times. It is a real image of size 3 times. अच्छा just एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है. हेलो. हाँ. हाँ अच्छा बोलो. हाँ बोलो. हाँ. हाँ. कैसे भी कर सकते हो, योर चॉइस. कुछ भी कर सकते हो, जस्ट रिवीजन करना है. कोई प्रॉब्लम हो. जो चैप्टर्स वीक है वो चैप्टर्स प्रैक्टिस करो. जो चैप्टर्स जो चैप्टर्स वीक है वो चैप्टर्स प्रैक्टिस कर लो. केमिस्ट्री के पहले भी छुट्टी मिलेगा. हाँ. ना ना पेपर सॉल्व नहीं, चैप्टर्स चैप्टर्स प्रैक्टिस कर लो. क्या हुआ? नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं. हाँ. अच्छा, ये क्लियर है कि m का वैल्यू -3 क्यों लिए? m का वैल्यू -3 क्यों लिए? ओके. चलो देखते हैं, एक और अगर कुछ देखना हो इसमें. अच्छा चलो, छोटा सा चीज बचा है, स्पेक्ट्रम का देख लेते हैं. ये स्पेक्ट्रम जस्ट बता दे, देखिए डिस्पर्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है. एक चीज आई होप सबको याद होगा कि जैसे जैसे हम लोग का कलर्स चेंज होता है, जैसे जैसे हमारा वेवलेंथ बढ़ता है, अगर वेवलेंथ हमारा बढ़ रहा है तो हमारा स्पीड भी बढ़ता है. स्पीड भी बढ़ता है. दिस इज फॉर मीडियम्स अदर देन एयर. दिस इज फॉर मीडियम्स अदर देन एयर, है ना. दिस इज फॉर ऑल मीडियम्स अदर देन एयर. क्लियर है ये चीज? तो जैसे अगर हम लोग का एक ही में रेड लाइट है और वायलेट लाइट है, तो रेड और वायलेट में ग्रेटर किसका होगा? रेड का. अगर हमारा स्पीड बढ़ेगा, अगर हमारा स्पीड बढ़ेगा तो हमारा डिविएशन भी घटेगा. तो हमारा डिविएशन भी घटेगा. ठीक है. तो अगर हम एक प्रिज्म लेते हैं, अगर हम एक प्रिज्म लेते हैं
और यहाँ पे वी पास व्हाइट लाइट, अज्यूम करते हो ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट हम दिखा कैसे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये व्हाइट लाइट है। तो जब इस पॉइंट के बाद यहाँ पे आएगा, अब एक्चुअल में क्या होता है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो मेरे पास सारा कलर्स है, सबसे ऊपर जाएगा हमारा रेड कलर क्योंकि वो सबसे लीस्ट डिविएट होगा, और सबसे नीचे जाएगा हमारा वायलेट कलर। ठीक है, और इन सब के बीच में क्या किया जाएगा, ये इंडिगो क्या होगा, इंडिगो, मान लो ये इंडिगो है, प्लीज लड़ने मत लग जाना कि ये इंडिगो नहीं होता वो इंडिगो नहीं होता, एग्जैक्ट कलर पता नहीं है, अप्रोक्सीमेशन दे रहे हैं। ग्रीन, ऑरेंज, VIBG, VIB, ये रहेगा G, हाँ बस इंडिगो वाइट यही होता है, वेरी गुड, सही पता है आयुष, एकदम सही। येलो, वाओ सारा कलर मिल गया, ऑरेंज, हम लोग को इतना ही पता रहता था क्या किया जाए। ठीक है, सो सबसे नीचे हमारा वायलेट लाइट आया, फिर आई, फिर BGYOR, ये हमारा रेनबो बन गया, ये हमारा रेनबो है। ओके, तो कुछ इस तरीका से शिफ्ट होता है, कुछ इस तरीके से ही हमारा स्प्लिट होता है कलर। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन, ये जो स्प्लिटिंग है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन, और इस ये जो हम लोग को मिला इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जो स्प्लिटिंग है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन, और ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स मिला इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो डिस्पर्शन का कॉज क्या है, डिस्पर्शन क्यों होता है, dispersion occurs because different wavelengths different wavelengths have different speed of light, different wavelengths have different speed of light in a medium except air. Okay, in a medium except air. In air, all colors have in air all colors have same speed of light. In air, all colors have same speed of light. इसलिए यहाँ पर हमारा स्प्लिटिंग नहीं होता है, और डिस्पर्शन हमारा सिंस वहां पे कलर्स का स्पीड चेंज होता है तो हमारे यहाँ पे डिस्पर्शन होता है। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। ले रहे, स्क्रीन, हाँ स्क्रीन ड्रॉ कर लेना, यहाँ से सारा निकालने के बाद एक ऐसा भी कर लेना, स्क्रीन ड्रॉ कर लेना कि स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देना। ठीक है, सारा कलर्स को एक्सटेंड कर देना ताकि ये स्क्रीन पे भी मिल जाए, हम लोग वो भी दिखा दें, वेरी अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सबको, कोई और डाउट्स किसी को इसमें। तो चलो अभी के लिए इतना काफी है, आज का सबको का शाम तक लाइट कंप्लीट कर लो सब कुछ, जो भी लाइट का डाउट्स होगा शाम के क्लास में देख लेंगे, जो भी लाइट का डाउट्स होगा शाम के क्लास में देख लेंगे आपको, एंड शाम को विल डू वर्क फॉर एनर्जी। चलो देन, बाय बाय।